बेटा श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ और उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की। रीजनल ऑटोनॉमी होता है कि भाई जो भी डिसीजन लेना है वो लोग डिसीजन ले, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो कम्युनिटी खुद ही सारी के सारी क्या ले ले, डिसीजन ले ले। अब हम बात करेंगे बेल्जियम की कि बेल्जियम में भी बेटा दोनों कम्युनिटीज को लेके प्रॉब्लम हो रही थी। डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन थी और अब बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया बच्चे। टेंशन जो क्रिएट हुई थी वो हुई थी 1950 से लेके 1960s के बीच में और अब 1970 से लेके 1993 तक बच्चे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट क्या होता है बच्चे? अमेंडमेंट का मतलब होता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए वो क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है। अब बेटा टू मेक इट इजियर फॉर यू ऑल मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड पार्ट स्टेट गवर्नमेंट, उसमें फर्दर 2 पार्ट्स बना दिए हैं मैंने, एंड योर फोर्थ वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया बेल्जियम ने? सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल जो मिनिस्टर्स थे बेटा वो इक्वल नंबर में कर दिए गए। अब कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलेटरली मतलब सिंगल डिसीजन, सिंगल कम्युनिटी के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा क्योंकि दोनों ही कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गए थे। कौन सी गवर्नमेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद बच्चे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया बच्चा, जो बहुत सारी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, वो पावर्स उनके हाथ से लेकर किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। अब बच्चे स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब उनको आंसरेबल नहीं थी। जो भी उनको डिसीजंस लेने थे वो इंडिपेंडेंटली वो डिसीजंस ले सकते थे। उसके साथ ही साथ बेटा जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स बेल्जियम की, वहां पे हमने पढ़ा था फ्रेंच की मेजॉरिटी थी, फ्रेंच वर 80% और डच वर 20%, जबकि कंट्री में इसका उल्टा ही था। तो ब्रुसेल्स में भी उन्होंने क्या किया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी दोनों कम्युनिटीज की, डच की भी और फ्रेंच की भी। इससे भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ। क्यों? यहाँ पे सेंटर में मेजॉरिटी डच की है तो वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स जहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच की, वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट था बेटा दोनों ही कम्युनिटीज का वो क्या हो गया? खत्म हो गया। लास्ट उन्होंने जो डिसीजन लिया वो लिया कम्युनिटी गवर्नमेंट में। दोनों गवर्नमेंट होने के बाद सेंट्रल स्टेट उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट और बना दी जो की थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेटा एक कम्युनिटी मेनली आपकी बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज थी, फ्रेंच, जर्मन और डच। इन तीनों के लिए ही अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। फ्रेंच पीपल फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, डच लोग डच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन वाले जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब बच्चे यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये किन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जा रहा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट को कुछ इश्यूज दे दिए गए थे, वो थे कल्चरल, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज। बच्चे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट वर द इश्यूज रिलेटेड टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब बच्चे देखो जो बेल्जियम का मॉडल था तो इट वाज कॉम्प्लेक्स लेकिन इट प्रिवेंटेड एनी सिविल स्ट्राइफ इनटू बेल्जियम। बेल्जियम में कोई भी सिविल स्ट्राइफ नहीं हुई, ना ही कंट्री का कोई डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटीज लाइक इन श्रीलंका, और इट बिकेम द मॉडल फॉर होल ऑफ द यूरोप। जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई बच्चे तो ब्रुसेल्स को उसका क्या बनाया गया? हेडक्वार्टर्स बनाया गया। अब हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। पावर शेयरिंग बच्चे डिजायरेबल इसलिए है कि एक कंट्री में एक ही कम्युनिटी के लोग तो रहते नहीं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और उनके बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, या श्रीलंका की तरह कोई भी सिविल वॉर
ना हो, इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर शेयरिंग में इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता ही आता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे लास्ट मोमेंट तक इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस एंड व्हाट आर द मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस बेटा वो रीजंस होते हैं जो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम और आप कोई चैप्टर छोड़ के चले गए और यू सी कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रैक्टिकली आपने सीखा, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन। आप उससे समझोगे और आगे के लिए उससे सीखोगे। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं बेटा? इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये दोनों ही कम्युनिटीज या कम्युनिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको खत्म कर देता है, क्योंकि पावर अब शेयर हो जाती है किन के बीच में? अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। सेकेंडली, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वायलेंस भी क्रिएट होती है। ये हमने देखा श्रीलंका के केस में। तो ये जो पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि वायलेंस से हमें मतलब जितनी भी कम्युनिटीज है उनको क्या रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा बच्चे ये यूनिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। पूरे के पूरे कंट्री की यूनिटी मेंटेन होती है, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को ऐसा फील नहीं होता कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सब मिलजुल कर रहते हैं। These are the 3 reasons which comes under the prudential reason. Moral reasons वो होते हैं बेटा जो moral values के ऊपर based होते हैं, और it is the very spirit of the democracy. Moral reasons क्या होते हैं? Is the very spirit of the democracy. अब बेटा जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो ये बात तो श्योर है, ये बात तो पक्की है कि वहां पे पावर शेयरिंग होगी ही होगी, अदरवाइज वो ट्रूली डेमोक्रेटिक कहलाएगी ही नहीं। अब बेटा डेमोक्रेसी में पावर शेयर करनी ही करनी है, और यहाँ पे लोगों को क्या मिल जाता है? राइट मिल जाता है टू बी कंसल्टेड ऑन द डिसीजंस व्हिच आर टेकन फॉर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। So these are our prudential reasons and these are the moral reasons which are very very important from your exam point of view. अब हम बात करेंगे forms of power sharing in modern democracies. बेटा पावर शेयरिंग के अगेंस्ट में शुरुआत में लोगों ने बोला कि भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल नहीं है, पावर शेयरिंग अच्छी नहीं है, एक ही हाथ में पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग हाथों में पावर होगी तो क्विकली डिसीजन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी इमर्ज हुई तो गुड डेमोक्रेसी के फीचर में ही रखा गया कि लोगों को हक है कि उनके लिए जो भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करे और कभी भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस ना कर पाए, हर किसी के बराबर के हक हो। तो इसीलिए पावर को शेयर किया गया, और पहली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा हमने पहले ही पढ़ा है 9th क्लास में कि जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव बच्चे लॉ बनाता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, जबकि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होनी हो तो वो काम जुडिशियरी का होता है। अब बच्चे इसमें जो भी तीनों लेवल्स हैं, किसी एक के हाथ में दूसरे से ज्यादा पावर नहीं है, ऑल आर इक्वल, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम द सिस्टम, नेम द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब इसे चेक एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, एक दूसरे की वर्किंग को ये लोग चेक तो कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव अनलिमिटेड पावर, किसी के भी हाथ में नहीं होती। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है?
एग्जीक्यूटिव्स